कल हमने पढ़ा था क्या? हेरिडिटी के बारे में पढ़ लिया था। हमने हेरिडिटी पढ़ा, डीएनए पढ़ लिया, देन उसके आगे आरएनए और डीएनए के दोनों के टाइप्स पढ़ लिए थे एंड एक शॉर्ट में देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा तुमको याद रखना है। सिंपली डेफिनेशन, सेंट्रल, this is what transfer the process of this of प्रोटीन कैसे हो रही है, ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए एम, ये शॉर्ट में कैसे हो जाएगा, डीएनए टू एम आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। ये तुमको इतना लर्न रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तुमको लर्न कर लेनी है, बुक में एग्जैक्टली ऐसे दी नहीं होगी बट तुमको यही लर्न करनी है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए और बीच में क्या है, थ्रू एमआरएनए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू एमआरएनए की प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। तुमको ये सबको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, देन कल हमने देखा था डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए पे कैसे जाती है। ठीक है, एमआरएनए पे कैसे जाती है, हमने कोडिंग्स देखी थी कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डीएनए पे कुछ इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है ऐसे। डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन कोड होती है वो ट्रांसफर होती है किस पे, एमआरएनए पे। एमआरएनए पे ट्रांसफर होने के बाद में वो एमआरएनए पहले जाता है कहाँ, सबसे पहले साइटोप्लाज्म से जाता है अंदर में, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, एंड वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एंड वहां से वापस से कहाँ आता है, बाहर साइटोप्लाज्म में। एंड देन ये आ गया, सपोज ये साइटोप्लाज्म में आ गया एमआरएनए, तो साइटोप्लाज्म से एमआरएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए ये है हमारा क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए है जो राइबोसोम के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई राइबोसोमल आरएनए में। अब हमने कल देखा था कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या होता है। ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर सेल। तो अब इंफॉर्मेशन आ गई आरएनए तक, यानी कि राइबोसोम तक, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, अब यहाँ से हमको करना है प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिंपली याद रखो कि प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोटीन अब बनता कैसे है, तो एक लाइन तुमको याद रखनी है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये तुमको याद रखनी है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि क्या, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, हमारे ईंट होते हैं, ईंट होता है। ठीक है, समझ में आया क्या, जैसे कोई दीवार बना रहे हैं, हम कोई वॉल बना रहे हैं तो वहाँ के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो गए, वहाँ की ईंटें हो गई। वैसे ही प्रोटीन बना रहे हैं तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। सपोज ये एक अमाइनो, देर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स, स्मॉल ए लिखा मतलब अमाइनो एसिड। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो अब 20 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस बना सकते हैं। सपोज ये जो डॉट बना रही हूँ ये अमाइनो एसिड है, सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये नंबर 1 की है सपोज, फिर ये दूसरी अमाइनो एसिड है, ये
तीसरी अमाइनो एसिड है। सपोज ये 3 अमाइनो एसिड मिलके एक कोई तो प्रोटीन बनाया, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन में हम बना सकते हैं। सपोज ये अमाइनो एसिड नंबर 19 है, ये है नंबर 20, ये है नंबर 3, ये है नंबर 15 फॉर एग्जाम्पल। तो ये सभी क्या होंगे, एक चेन में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? सभी अमाइनो एसिड एक दूसरे को लिंक हो जाएंगे एंड कंबाइनली ये क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो बेस्ड ऑन की कौन से अमाइनो एसिड कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन हुए हैं, हमारा बनेगा प्रोटीन, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे कौन सी प्रोसेस तक आ गए हैं कि इंफॉर्मेशन डीएनए से आ गई है एमआरएनए के पास, एमआरएनए ने ट्रांसफर किया आरआरएनए के पास। मतलब कि राइबोसोम को जो प्रोटीन बनाना है, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री ना, तो राइबोसोम को जो प्रोटीन बनाना है उसके लिए इंफॉर्मेशन आ गई है कि कितने अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन से नंबर की अमाइनो एसिड लगेगी, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में थी, ये जो AUGC ये सब कोडिंग्स दिख रही है ना, नाइट्रोजनस बेसिस जो जीन्स है, इनके फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन आई कि कौन सा प्रोटीन हमको बनाना है फिलहाल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब हमारा आरआरएनए आ गया, ठीक है? हमारे राइबोसोम है, सपोज ये राइबोसोम है, इस पे जो आरआरएनए, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है आरआरएनए, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है, कहाँ से, एमआरएनए ने ट्रांसफर कर दिया वो इन्फॉर्मेशन, AUGC वाला जो सीक्वेंस है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन कहाँ गई है, आरआरएनए के ऊपर। अब आरआरएनए को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जैसे हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हमको इतने इतने प्रोटीन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए ने दिया किसको कॉन्ट्रैक्ट, अब एमआरएनए के थ्रू मैसेज भेजा कि हमको कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, ऑर्डर आ गया है कि हमको ये प्रोटीन बनाना है, इतने इतने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का, ठीक है? तो अब राइबोसोम को बनाना है क्या, प्रोटीन। बट बिना इंग्रेडिएंट्स के, यानी कि बिना अमाइनो एसिड के प्रोटीन बन सकता है क्या, नहीं। अगर तुमको कोई कुछ बोला है कि तुमको कोई लाइक थिंग, कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए मटेरियल की तो ज़रूरत होगी ना, नीड होगी। तो अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, अमाइनो एसिड की, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। अगर इस सीक्वेंस में, ये जो आरआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है, अगर उसमें होगा कि कौन सी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की हमको नीड है, ये वहाँ पे पता होगा, ठीक है? अब हमारा एमआरएनए का काम हो गया, ठीक है? एमआरएनए ने अपना फंक्शन कर लिया, आरआरएनए पे इंफॉर्मेशन आ गई, 2 आरएनए का फंक्शन हो गया। अब तीसरा कौन सा है, टीआरएनए। तीसरा आरएनए कौन सा है, टीआरएनए। अब इसका फंक्शन आएगा, टीआरएनए इज व्हाट, ट्रांसफर आरएनए। अब ये कुछ तो चीज ट्रांसफर करके ला रहा है, ठीक है? अब क्या ट्रांसफर करेगा, अंदाजा लगा सकते हैं हम कि हमको प्रोटीन बनाना है, हमको ऑर्डर मिल चुका है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर डीएनए ने कहा होगा कि 3rd 5th एंड 7th नंबर का अमाइनो एसिड चाहिए, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड जाके लेकर आएगा, ठीक है? कहाँ से लाएगा, ये जो सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे सपोज राइबोसोम्स है ये छोटे छोटे, तो यहाँ पे टीआरएनए भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है? कैसा होता है टीआरएनए, ऐसा होता है, टी शेप का आरएनए होता है, इसीलिए टीआरएनए बोलते हैं उसको, ठीक है? ऐसे ऐसा होता है, ठीक है? टीआरएनए एग्जैक्ट साइज नहीं बना रही हूँ मैं, एग्जैक्ट डायग्राम, बट टी शेप का होता है, इसलिए उसको टीआरएनए बोलते हैं एंड उसका फंक्शन भी ट्रांसफर करने का है, इसीलिए उसका दोनों के साथ कंबाइनली नाम है टीआरएनए, ठीक है? तो अब टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ से सपोज ये टी बना रही हूँ, ठीक है, टीआरएनए। तो टीआरएनए क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह क्या होगा, अमाइनो एसिड लोकेटेड होगी, अमाइनो एसिड क्या होगी, लोकेटेड होगी। तो वो जाएगा पहले आरआरएनए के पास जाएगा, कौन, टीआरएनए जाएगा, टीआरएनए जाएगा आरआरएनए के पास, वहाँ का सीक्वेंस रीड करेगा वो, ठीक है? क्या करेगा, सीक्वेंस रीड करेगा, किस चीज़ का सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो हमने पहले लिया था, AUGC AAC, ये सीक्वेंस था हमारा कल वाला। तो यहाँ पे सपोज सीक्वेंस होगा AUGC AAC, ठीक है? ऐसा सीक्वेंस है, ये रीड करेगा टीआरएनए एंड फिर जाएगा साइटोप्लाज्म में। सपोज यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड है, सपोज ये टीआरएनए जाएगा इसके पास, इसको लेकर वापस से कहाँ आएगा, राइबोसोम के पास, ठीक है? तो कैसा दिखेगा तुम्हारा डायग्राम, ये राइबोसोम है, ये आरआरएनए है, यहाँ पे सीक्वेंस है AUGC
सी, ये हमारा कल वाला सीक्वेंस। टीआरएनए ऐसा आएगा, यहाँ पे भी 3 सीक्वेंस रहेंगे। अब ए का सीक्वेंस क्या रहता है, ए किसको बॉन्ड करता है, टी को, और जी बॉन्ड करता है सी को। तो ए का सीक्वेंस रहेगा यहाँ पे टी, यू का रहेगा क्या, यहाँ पे यू रहेगा, यू का रहेगा ए और जी का रहेगा सी। ये टीआरएनए है। अब टीआरएनए ने क्या किया कि पहले ये सिंपली ऐसा टीआरएनए था, जब उसने रीड कर लिया तो वो गया साइटोप्लाज्म में और उसने अपना जो एंड है यहाँ पे एक अमाइनो एसिड अटैच करके रिटर्न लेकर आया। तो सपोज ये अमाइनो एसिड इसने अटैच कर लिया, ठीक है, या फर्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच हो गई, ठीक है। देन ये सीक्वेंस आगे रीड करते हुए बढ़ेगा, कौन, टीआरएनए। तो अब डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये है राइबोसोम, ये सीक्वेंस पहला वाला उसने रीड कर चुका है, ठीक है, AUG वाला। अब CAAC ये है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टीआरएनए आएगा इसके साइड में, यहाँ पे दिख रहा है, कलर चेंज करते, ठीक है। अब C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, ATGC होता था, तो C का रहेगा G, A का रहेगा U और फिर से यहाँ पे A, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक ये जो रीड किया उससे एक अमाइनो एसिड ऑलरेडी आ चुकी थी, जैसे ही ये सेकेंड सीक्वेंस रीड करेगा इसको सेकेंड अमाइनो एसिड भी ज्वाइन हो जाएगी। समझ में आया। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये टीआरएनए आगे आगे बढ़ता जाएगा एंड वो रीड करते जाएगा किसका सीक्वेंस, आरआरएनए का, और अपने ऊपर अपने एंड पे ऐसे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पे ज्वाइन करते हुए चलेगा। और एक पॉइंट ऐसे आएगा जहाँ पे स्टॉप का सीक्वेंस होगा, ठीक है। स्टॉप कोडॉन, कोडॉन समझा, कल कोडॉन बताया था, कोडॉन क्या होता है, तीन, जो 3 का सीक्वेंस है उसको बोलते हैं हम क्या, कोडॉन। तो जहाँ पे स्टॉप उसको मिल जाएगा कि हो गया, अब यहाँ पे बनाना नहीं है इसके आगे सीक्वेंस, तो उसके आगे क्या होगा, तो जैसे ही यहाँ पे इसका कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कहाँ से, टीआरएनए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, ऐसे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ऐसे ज्वाइन हो गई, जैसे ही नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हो गई, ये अमाइनो एसिड है डिफरेंट, ये पूरा मिलके क्या बन गया, एक प्रोटीन बन गया। क्लियर हुआ। ये है पूरी प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस की। तो जहाँ से आरआरएनए से एमआरएनए से जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है प्रोटीन सिंथेसिस की, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ, ट्रांसलेशन। तो ये पूरा मिला के हो गया सेंट्रल डोगमा। ओके, सब लोग अपने पास बुक रखना है एंड अपनी बुक में मार्क करना है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आरएनए द जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब आरएनए की हेल्प से जो जीन्स डीएनए पे प्रेजेंट है, ठीक है, आरएनए की हेल्प से मतलब जैसे एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इन सब आरएनए की हेल्प से जो जीन्स प्रेजेंट है, अब जीन्स मतलब क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए पे, पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब क्या बोला है, जो जीन्स प्रेजेंट है डीएनए पे, वो आरएनए की हेल्प से हमारा सेल का जो क्या है फंक्शन है वो मेंटेन कर रहे हैं। एंड सेल का फंक्शन मेंटेन हो गया तो क्या होगा, पूरी बॉडी का फंक्शन मेंटेन होगा। कैसे होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो अलग अलग हमारे बॉडी में फंक्शंस अपने आप होंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस is stored in the DNA and synthesis of appropriate protein as per the requirement is necessary for the body। अब तुमको सबसे important लाइन क्या है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए, ये वाली लाइन तुमको मस्ट है, ये अंडरलाइन भी कर लो एंड क्या करना है उसके साथ साथ तुमको याद भी रखना है, ठीक है, ये पॉइंट। क्लियर हुआ। कौन सी, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन डीएनए। अब कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी प्रोटीन सिंथेसिस की, ATGC जो सीक्वेंस था उसके फॉर्म में स्टोर थी कि कौन सा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आने चाहिए, कितने आने चाहिए, कौन सा प्रोटीन बनना है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, डीएनए पे। अब डीएनए ना तो बाहर जा सकता है न्यूक्लियस के बाहर, ना ही राइबोसोम अंदर जा सकता है, इसलिए हमको आरएनए की हेल्प लगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। उसके हिसाब से क्या होता है, प्रोटीन बनता है जैसी हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है। These proteins are synthesized by DNA through RNA।
तो अब ये तुम्हारी क्या हो गई डेफिनेशन किसकी, द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रल डोग्मा। ये लाइन मैंने अभी तुमको लिख कर दी है, ठीक है। तो द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, यानी डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन, जो हमने लिखा था, दैट इज व्हाट, सेंट्रल डोग्मा। ये याद रखना है। एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। अब न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या बोला था, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये बताया था। शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, इससे बना होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये है क्या, न्यूक्लियोटाइड। ओनली वन, अब ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर आया, एमआरएनए के ऊपर आ गया, ठीक है। इसका सीक्वेंस किसका, नाइट्रोजनस बेसिस का। ओनली वन, only one of the two strands of DNA is used in this process. Only one, ये तुमको अब याद रखना है, कितने स्ट्रैंड यूज हुए, सिर्फ एक, ओनली वन स्ट्रैंड। अब कैसे ओनली वन स्ट्रैंड, हमने देखा था, यहाँ पे देखो, हमने जब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे करना स्टार्ट किया था, ये देखो, मैंने जो आर आर एम आर एन ए के ऊपर जो सीक्वेंस कोड किया है, वो किससे किया है, ये डीएनए से। इस डीएनए के कौन से स्ट्रैंड को कॉपी किया है यहाँ पे, सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रैंड मैंने कॉपी किया है, एक सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, एक ये है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो मैंने कौन सा कॉपी किया है, एमआरएनए पे सिर्फ एक स्ट्रैंड। क्यों सिर्फ एक स्ट्रैंड, क्योंकि अगर इसको भी करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों स्ट्रैंड को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, टी का ए है, तो मैं कुछ भी करूँ, या तो इस स्ट्रैंड को कॉपी करूँ या इस स्ट्रैंड को कॉपी करूँ, वन एंड द सेम थिंग है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को यूज करूंगी। क्लियर हुआ, सिर्फ एक स्ट्रैंड को ही हम बेसिस बनाते हैं एमआरएनए में कॉपी करने का, ठीक है। देन आगे, ये क्लियर हुआ, ओनली वन स्ट्रैंड। The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for this for synthesis. अब क्या बोला है कि अगर मैं एक स्ट्रैंड को कॉपी करूं या दूसरे स्ट्रैंड को कॉपी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी एक का कॉपी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये दिया है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो एमआरएनए पे है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। Besides there, besides there is uracil in RNA instead of thymine, ये भी तुमको बताया हुआ पॉइंट है, इसको भी हाईलाइट कर दो। There is uracil in RNA instead of thymine in DNA, यानी कि डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में होता है यूरासिल, ये तुमको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। किसकी, आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू एमआरएनए इज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड पेज पे आ जाओ, ठीक है। द एमआरएनए इज फॉर्म्ड, द एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। पहले एमआरएनए कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर गया, उसने सीक्वेंस कॉपी किया, किसका, डीएनए से सीक्वेंस लिया, यानी कि इंफॉर्मेशन कोड की, एंड वापस से बाहर का आया साइटोप्लाज्म में। एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, यानी फॉर्म इन द न्यूक्लियस क्यों बोला है, पहले एमआरएनए पे कोई सीक्वेंस नहीं था, उसके बाद में उसने सीक्वेंस कॉपी किया डीएनए से, एंड देन वो आया साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि बाहर राइबोसोम के पास। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, वो जो AUGC हमने लिखा था वो क्या है, कोडेड। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, किसने लेकर आया, एमआरएनए ने लेकर आया कोडेड मैसेज, यानी कि AUGC ATGC जो था, टी नहीं रहेगा वहां पे, यू रहेगा, AUGC AAC जो हमारा सीक्वेंस था वो लेकर आया किसने, डीएनए के पास से लेकर आया एमआरएनए ने, ठीक है। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, यानी कि कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 कोई भी नंबर का हो सकता है, 20 अमाइनो एसिड याद रखना, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, तो उसमें से कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए हमको, इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेगा हमारे लाइक प्रोटीन सिंथेसिस में, वो लेकर आया कौन, एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आया। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंटेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड एंड इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये मैंने तुमको बताया था कि सपोज एक जो 3 का सीक्वेंस है, सपोज हमारा AUG था पहला, ठीक है, तो जो 3 का सीक्वेंस है कोड,
वो एक ये टीआरएनए जब 3 का सीक्वेंस रीड करेगा तो एक अमीनो एसिड लेकर आएगा, यानी कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, कोडॉन्स। हमने क्या बोला था नाइट्रोजनस बेसिस को, कोडॉन। क्या बोला था, कोडॉन। 3 ट्रिपलेट को, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोडॉन्स। तो 3 नाइट्रोजनस बेसेस यानी कि एक कोडॉन क्या डिसाइड करेगा, एक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो 3 का सीक्वेंस के लिए एक अमाइनो एसिड आती है, नेक्स्ट 3 के लिए यानी कि नेक्स्ट कोडॉन के लिए सेकंड अमाइनो एसिड, उसके नेक्स्ट के लिए थर्ड अमाइनो एसिड, ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। देन आगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट। कौन है, साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि इंडियन है, ठीक है। मेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमाइनो एसिड। अब डॉक्टर हरगोविंद खुराना तुमको याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इंडिया के थे ये, इन्होंने 20 अमाइनो एसिड्स जो है उसके लिए कौन सी कोडॉन रिस्पॉन्सिबल है वो बताया था। जैसे अगर फर्स्ट अमाइनो एसिड के लिए अगर AUG लग रहा है, तो AUG जो सीक्वेंस है वो कौन सी अमाइनो एसिड के लिए लग रहा है, CCA है, वो कौन से नंबर के अमाइनो एसिड के लिए लग रहा है, ये उन्होंने क्या किया, बताया कि 20 अमाइनो एसिड के लिए कौन से 20 अलग सीक्वेंस यानी कि कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये उन्होंने डिस्कवरी की, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, ठीक है, अपने हेरिडिटी के पार्ट में, ठीक है। तुमको ये याद रखना है, इन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन डिस्कवर किए 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। फॉर दिस वर्क उनको क्या किया, नोबेल प्राइज से अवार्ड किया 1968 में, और उनके साथ 2 अदर साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। ये सपोज mRNA है तो इसके अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन मीन्स 3 के थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंसेस है, किसमें, mRNA पे। एज पर द मैसेज ऑन mRNA, यानी कि mRNA जो मैसेज लेकर आएगा, एज पर द मैसेज ऑफ mRNA अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA। जो जो mRNA मैसेज, mRNA के पास जो मैसेज होगा, tRNA क्या करेगा, वो अमाइनो एसिड सप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर में ये डायग्राम देखो, ठीक है, कौन सा वाला डायग्राम, ये वाला, ठीक है, 1.1। इसमें क्या हो रहा है, ये दिख रहा है तुमको, ये वाला स्ट्रैंड एंड ये वाला स्ट्रैंड, ये जो डबल स्ट्रैंड दिख रहा है ये है डीएनए, ठीक है। उसके बीच में ये दिख रहा है, ये mRNA आया ऐसे सेंटर में आ रहा है उसके, ठीक है, दिखाने का तरीका है सिर्फ वो, सेंटर में आया। इसने क्या किया, इस mRNA ने डीएनए के एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन कॉपी की। ये देखो, गौर से देखोगे तो ये T लिखा है यहाँ, एंड T के सामने देखो A आया, यानी कि AT। फिर A का सीक्वेंस U आया, C का आया G, G का आया C, T का A, फिर से T का A, फिर ये इस A का ये U, फिर A का ये U। क्लियर हुआ, यानी कि mRNA ने ट्रांसफर कर ली इंफॉर्मेशन, किससे, डीएनए के एक स्ट्रैंड से, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देन नीचे वाला डायग्राम देखो, ट्रांसलेशन, ये वाला, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये पोर्स दिख रहे हैं, ये वाले छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स के थ्रू mRNA साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाता है, ये इंफॉर्मेशन कोड करता है एंड रिटर्न बाहर आता है। तो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये सीक्वेंस लेकर रिटर्न आ रहा है, ये दिख रहा है इतना तुमको सीक्वेंस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ रिटर्न फॉर्म में सीक्वेंस है। ये क्या किया इसने, mRNA ने लेकर आया, ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो तुमको इसे दिखा रहा है कि वो बाहर आ रहा है। देन ये दिख रहा है टी शेप का tRNA, ये दिख रहा है tRNA, और ये दिख रहा है ऊपर में सबसे ऊपर कुछ सर्कुलर फॉर्म में, तो ये अमाइनो एसिड लेकर आ रहे हैं, tRNA अमाइनो एसिड्स लेकर आ रहे हैं। पहले क्या कर रही है, tRNA सीक्वेंस रीड कर रहे हैं, दिस इज mRNA, दिस इज tRNA, mRNA एंड tRNA। तो अब क्या कर रहे हैं, mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस है इसको रीड किया किसने, tRNA ने, और एक एक अमाइनो एसिड लेकर आ रहे हैं, एक एक tRNA, ठीक है। फाइनली क्या होता है, ये सारे tRNA की जो अमाइनो एसिड है, ये जो सभी tRNA के ऊपर जो अमाइनो एसिड है वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये ज्वाइन हो गए, एंड ज्वाइन होके क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रांसलेशन। फॉर यहाँ तक हमने रीड किया था, फॉर दिस पर्पस tRNA हैज एंटी कोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। अब कोडॉन तो तुमको पता है क्या है, एंटी कोडॉन क्या होता है, अब देखो कोडॉन क्या है, जो mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस है, ट्रिपलेट जो सीक्वेंस है, 3 का सीक्वेंस, इसको बोलेंगे हम क्या, कोडॉन। किसके ऊपर है ये, mRNA के ऊपर, ठीक है, या फिर डीएनए के ऊपर भी बोल सकते हैं।
और जो tRNA के ऊपर जो 3-3 का जो ट्रिपलेट है, दिस इज व्हाट, एंटी कोडॉन, यानी कि कोडॉन का ऑपोजिट। समझ में आया? इस कोडॉन का ऑपोजिट है ये, इसलिए एंटी कोडॉन। क्लियर हुआ? तो एंटी कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन tRNA एंड कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन mRNA। ठीक है, दिस इज tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA, यानी कि mRNA पे जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि A होगा तो उस पे U होगा, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ है? tRNA पे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो जब ये प्रोसेस mRNA टू tRNA जब ट्रांसफर हो रहा है सीक्वेंस, इसको बोलेंगे क्या? ट्रांसलेशन। दिस, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है? ये डेफिनेशन तुमको लर्न करनी है जहाँ जहाँ डेफिनेशन आ रही है। The amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bond with the help of rRNA। अब क्या करेगा? राइबोसोम के अंदर जो rRNA है वो क्या करेगा? ये अमाइनो एसिड्स जो है, ये दिख रही है अलग अलग अमाइनो एसिड, इनके बीच में एक बॉन्ड बना देगा। ये दिख रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। हमने पहले डीएनए के अंदर जो बॉन्ड देखा था दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन अमाइनो एसिड्स के अंदर जो बॉन्ड है ये बीच में दो अमाइनो एसिड को जो ज्वाइन कर रहा है वो है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि प्रोटीन बना रहा है आगे जाके। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड को भी अंडरलाइन करके रखो, एमसीक्यूज में पूछता है ये। ठीक है, देन आगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर। अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? एमआरएनए स्टेबल रहता है, एमआरएनए एक ही जगह रहता है, लेकिन राइबोसोम जो है वो ऐसे मूव करता है आगे आगे, तभी तो सीक्वेंस वो रीड कर पाएगा पूरा एमआरएनए के ऊपर। तो राइबोसोम मूविंग रहता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। किसको ट्रांसलोकेशन बोला है? ये डेफिनेशन तुमको लर्न करनी है। कहाँ से? ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस हटा देना, ठीक है? ड्यूरिंग द प्रोसेस the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called what? Translocation. ट्रांसलोकेशन किसको बोला है? राइबोसोम जो मूव हो रहा है बाय अ डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब क्या कि जैसे एक ट्रिपलेट कोडॉन उसने रीड किया, देन आगे बढ़ा, फिर दूसरा रीड किया, देन आगे बढ़ा, ये डिस्टेंस डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, बीच में। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये आ गई बहुत सारी चेन्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना रही है, मतलब कि बड़ा प्रोटीन बना रही है। दीज प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। तो अब ये प्रोटीन क्या करेगा? फंक्शन करेगा, अलग अलग जो भी फंक्शनिंग है हमारे बॉडी में वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, एंड अब हमारे अपीयरेंस के लिए भी मैंने बताया था मेलानिन प्रोटीन, मेलानिन जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलानिन। फिर एक दूसरा प्रोटीन होता है क्या? केराटिन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे बालों की ग्रोथ के लिए होता है, यानी कि हेयर के लिए। ठीक है, प्रोटीन होता है। देन आगे बढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। अब क्या बोला है? अब मूवीज में देखा होगा कि जैसे फादर दिखते हैं वैसे उनका बेटा एकदम डिक्टो सिमिलर, एकदम सेम। तो उस केस में क्या होता है? जो फादर का डीएनए था वो उसके ऊपर जो सीक्वेंस था नाइट्रोजनस बेसिस का, वो एग्जैक्टली सेम एकदम ट्रांसफर हुआ है किसमें? उसके बच्चे में। ठीक है, उसके बेटे में, इसीलिए वो एग्जैक्टली सिमिलर देखा है। जब कोई जुड़वा बच्चे देखे जिनका एकदम सिमिलर होता है अपीयरेंस देखने में, तो उनका क्या होता है? एकदम जो बिल्कुल जुड़वा हो, उनकी बॉडी की हर एक चीज सिमिलर हो। ठीक है, उनमें क्या होता है? ये जो सीक्वेंस होता है डीएनए का वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, यानी कि जो भी नाइट्रोजनस बेसिस है बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए वो डिक्टो सिमिलर दिखते हैं, ट्विन्स दिखते हैं, ठीक है, क्लोन्स दिखते हैं। बट हम जनरली तो हमारे पेरेंट्स के एकदम सिमिलर नहीं दिखते हैं, थोड़ा सिमिलर दिखते हैं, बट फिर भी चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सपोज अगर ये किसी पेरेंट का डीएनए है, ठीक है, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड बना रही हूँ मैं, दो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। सपोज ये ए टी जी सी, फिर टी ए सी जी, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। जब ये स्ट्रैंड ये किसका है? सपोज फादर का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। डीएनए का एक स्ट्रैंड बना है, सेकेंड वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसलिए। तो अब अगर ये इसके डॉटर में जा रहा है या फिर इसके सन में जा रहा है, तो अगर ये डिक्टो बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली सिमिलर गया, तो वो जो बच्चा होगा बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखेगा। बट जनरली ऐसा होता है क्या? हमने जो देखा है उसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो अब क्या होता है? ये चेंज
फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस क्या होता है, इस सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल ये टी इधर आ जाएगा, ये जी इधर चला जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये जी इधर आ गया, टी इधर गया, ये इंटरचेंज कर लिया इसने अपनी जगह। या फिर फॉर एग्जाम्पल ये एक ए माइनस हो सकता है, देखो सी टी एक ए माइनस हो गया और सी जी रह गया। तो ये क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे चेंजेस। तो ये इन चेंजेस को क्या बोलते हैं, सडन चेंजेस, यानी कि अचानक से आने वाले चेंजेस। या तो कोई सीक्वेंस गायब हो जाएगा, या तो कोई सीक्वेंस ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जी इधर ऐड हो गया एक्स्ट्रा में, या फिर कोई माइनस हो जाएगा, या तो इंटरचेंज कर लेगा वो अपनी जगह। तो इससे क्या होता है, फादर से उसके ऑफस्प्रिंग में यानी उसके बच्चे में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। इस चेंज को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे म्यूटेशन वर्ड आया मतलब कि सडन चेंजेस। ये लिख कर रखो इसका मीनिंग। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंजेस, ये दिख रहा है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन मीन्स व्हाट, सडन चेंजेस। अब म्यूटेशन का क्या, ये एक दिया हुआ एक एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज ये वाला सीक्वेंस है फादर का या पेरेंट का किसी, और ये उसके डॉटर का है, या ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं हम, ठीक है, ऑफस्प्रिंग का। तो अब सीक्वेंस रीड करते जाओ, टी ए सी, ये सिमिलर है, टी ए सी, ठीक है, यहाँ तक सिमिलर हो गया। अब क्या सीक्वेंस चेंज हुआ, ये जो टी जी सी था ये निकल गया और उसकी जगह क्या सीक्वेंस ऐड हुआ, जी ए टी, दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, बाकी का पूरा सीक्वेंस सिमिलर है, देखो आगे का और पीछे का पूरा सीक्वेंस सेम है, बस ये तीन का सीक्वेंस चेंज है। तो इस सडन चेंज को बोलेंगे हम म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन इज व्हाट, सडन चेंजेस। तो जब भी पूछा म्यूटेशन किसी ने तो तुमको यही बोलना है। अब आगे रीड करेंगे। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। जो सेम कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर हुए, ये जो सिमिलर सीक्वेंस जो रह गया है इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पेरेंट्स और हम में सिमिलैरिटीज होती है। लेकिन ये जो डिफरेंट सीक्वेंस आया, ये टी जी सी की जगह जो जी ए टी आया, उसकी वजह से हमारा जो फेस है या जो भी हमारी हाइट वगैरह है, अदर चीजें हैं, वो क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। तो हमारा फेस डिफरेंट हो सकता है, हमारी हाइट डिफरेंट हो सकती है, हेयर का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। इस सीक्वेंस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे अंदर चेंज आएगी हमारे पेरेंट्स से, और जो सिमिलर इंफॉर्मेशन होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। देन आगे, however sometimes sudden changes occur in those genes, ये sudden changes हो गए यानी कि म्यूटेशन। Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but mutation। इसी चीज को घुमा फिरा के दिया है कि इस सडन चेंज को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन सडन चेंजेस। सम म्यूटेशंस में बी माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल, यानी कि कुछ म्यूटेशन छोटे हो सकते हैं, जैसे सिर्फ दो तीन का चेंज हुआ सीक्वेंस। बट कुछ म्यूटेशन क्या हो सकते हैं, बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में चेंज हो सकता है, कंसिडरेबल, यानी कि हम एकदम से पहचान सकते हैं, ठीक है, कि बहुत चेंज है। म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। अब म्यूटेशन अच्छे भी हो सकते हैं, यानी कि अगर चेंजेस अगर अगर ये जो टीजीसी की जगह जीएटी आया, अगर इसमें कुछ अच्छा कुछ होगा कैरेक्टर तो ठीक है। बट अगर कोई डिजीज वाला कैरेक्टर आ गया हमारी बॉडी में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, तो तुमको ये वर्ड ध्यान में रखना है। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी का नाम है। अगर गलती से सिकल सेल एनीमिया वाला जीन रिप्लेस होकर हमारी बॉडी में आ गया तो हमको ये बीमारी होती है, एंड उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। लास्ट में अभी लेक्चर खत्म होने से पहले बताती हूँ सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। This is a everlasting process and it is one of the proof for Darwin's theory of natural selection। अब डार्विन्स थ्योरी क्या है वो हम पढ़ेंगे क्या, इवोल्यूशन में, ठीक है। डार्विन्स थ्योरी आने वाला है कि सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, ऐसा होता है वो कि एनवायरनमेंट में वही पर्सन रह सकता है जो फिट होगा, ठीक है। तो ये डार्विन्स थ्योरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये लाइन तुमको समझ जाएगी, आगे इवोल्यूशन में आने वाली है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है, ये बताती हूँ मैं। अब क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, आरबीसीज होती है यानी कि ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल कैसी होती है, आरबीसी जनरली सर्कुलर होती है, ऐसे सर्कुलर शेप में होती है क्या, आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, यानी कि क्या, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं रेड कलर के उनको बोलते हैं आरबीसीज, ठीक है, तुम लोगों ने सुना होगा। ये हमारे नॉर्मल पर्सन में होती है इसका शेप, ऐसे
स्फेरिकल होता है नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। अब क्यों हमारे बॉडी में स्फेरिकल शेप बराबर से मेंटेन होता है? क्योंकि हमारे डीएनए में नॉर्मल एक 3 का ऐसे एक सीक्वेंस रहेगा, वो सीक्वेंस मैं नहीं बता रही हूँ तुमको, ठीक है। जस्ट एक ऐसा सीक्वेंस रहेगा जिसमें आरबीसी का शेप मेंटेन करने का फंक्शन लिखा, मतलब वहाँ पे इनबिल्ड होगा, ठीक है। बट अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जीन अगर रिप्लेस होके कोई दूसरा जीन आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन कलर ले लिया, ठीक। ये अब कोई दूसरा जीन रिप्लेस होके आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस जीन में क्या है, इस जीन में वो फंक्शन ही नहीं है कि वो आरबीसी का शेप मेंटेन कर सके। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारी आरबीसी ऐसे टुकड़े टुकड़े में होगी, यानी कि ट्रायंगुलर ऐसे शेप में, ऐसे कुछ भी शेप हो सकता है। जनरली कैसा शेप होता है ये, हाफ मून शेप। हमारी ओरिजिनल आरबीसी कैसी होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए। लेकिन सिकल सेल एनीमिक पर्सन में क्या होता है, ये जीन नहीं होने की वजह से, एब्सेंस में, ये ब्रेक हो जाती है और बन जाता है क्या, हाफ मून शेप। यानी कि क्या होगा, आरबीसी की साइज सर्कुलर से हो जाएगी हाफ मून शेप, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अब इस हाफ मून शेप की वजह से क्या होगा, जनरली हमारे जो ब्लड के सेल्स है आरबीसी, उसका फंक्शन क्या है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन जाता है आरबीसी के ऊपर, बैठ जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्लड हमारे बॉडी में मूव करता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या देता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। बट अगर हमारा सिकल सेल एनीमिया में अगर हमारा शेप ही मेंटेन नहीं रहेगा हमारे आरबीसी का, तो ऑक्सीजन इस पे अच्छे से बैठ नहीं पाएगा, किस पे, आरबीसी पे। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, मतलब कि क्या, ऑक्सीजन की कमी। तो ऐसा पर्सन थोड़ी एक्सरसाइज करने पे जल्दी थक जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, वो तो ठीक है, एंड ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ज़्यादा चलेगा तो थक जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और थोड़ा ऐसे एस्थमेटिक टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल क्यों नाम दिया, वो तुमने कोयता देखा है, ऐसे वो जो फार्मर्स लोग यूज करते हैं कोयता, दिस इज व्हाट, सिकल। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोयता को सिकल। तो हमारी आरबीसी का शेप ऐसे ही दिख रहा है, सिमिलर हाफ मून शेप, कोयता टाइप की शेप, इसलिए सिकल। सिकल सेल, सेल मतलब कौन सा, आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया। और एनीमिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, डिक्रीज इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का मतलब होता है एनीमिया। डेफिशिएंसी मतलब कमी, कम हो जाना। तो सिकल मतलब कि हमारे आरबीसी का शेप हो गया सिकल शेप का, ठीक है। सेल मतलब आरबीसी बोला हमारे, ये सेल ही है, आरबीसी सेल है ना, तो हमारे आरबीसी का साइज हो गया, शेप हो गया सिकल शेप का, एंड उसकी वजह से हमको एनीमिया हो गया। एनीमिया मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इवोल्यूशन, ठीक है। जो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में स्किप किया था वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तुमको ये सब रीड करना है घर में एक बार फिर से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तीनों तीनों की डेफिनेशन जहाँ जहाँ है वो पूरी लर्न करनी है। एंड जो भी अंडरलाइन किया मेन पॉइंट्स, ये सारी अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। 10 टाइम सारे डेफिनेशन लिखना है, एक तो सेंट्रल डोग्मा की, देन ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, ट्रांसलेशन की एंड ट्रांसलोकेशन, ये 4 डेफिनेशन लिखनी है। एंड म्यूटेशन मीन सडन चेंजेस, ये याद रखना है, ठीक है। एंड हेरिडिटी के बारे में एक और चीज़, हेरिडिटी की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स, ठीक है। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स का कौन है, मेंडल, ये याद रखना है तुमको, ठीक है। यहाँ फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है देखो, जॉन ग्रिगर मेंडल इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। पायोनियर मीन्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ये एक चीज तुम बस अभी इतना लर्न रखो, मेंडल अगर वर्ड नाम रखा तो भी चलेगा, जॉन ग्रिगर मेंडल रख सकते हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो मेंडल इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जिसमें हम हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें जहाँ पढ़ रहे हैं उसको जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा लर्न करना है, लिखना है, होमवर्क करना है, एंड नेक्स्ट टाइम पूरा रीड करना है, ठीक है। जो भी डाउट आता है पूछो, ठीक है। चलो बाय।